हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज की वीडियो में हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स फिजिक्स की डिस्कस करेंगे जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो इसमें हमारी कंबाइंड प्रॉब्लम्स रहेंगी जो फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं लाइक डिजिटल, एनालॉग और मैथमेटिकल फिजिक्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक डिजिटल की एक प्रॉब्लम है जिसमें एक बुलियन एक्सप्रेशन आपको दे रखी है a बार b बार c बार d प्लस a बार b c d बार प्लस a b बार c बार d प्लस a b c बार d बार। इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि हम लोग के मैप यूज कर सकते हैं। तो के मैप कैसे ड्रॉ करते हैं 4 वेरिएबल के लिए? तो यहाँ पे हम ए बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी डी। तो इसमें जो ए है वो एमएसबी होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और डी हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है। और इसको हम लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तो नंबर्स अगर हम इसमें लिखें तो होते हैं 0 यहाँ पे आता है 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, 14 नीचे आएगा, 15 नीचे ऊपर आएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम इन वेरिएबल्स को इस के मैप में इंडिकेट करना चाहेंगे तो देखिए ए बार बी बार सी बार डी को हम कह सकते हैं ए बार का मतलब 0, बी बार का मतलब B0, सी बार का मतलब C0। तो इसे कह सकते हैं 0 0 0 1। तो 0 0 0 1 जो है वो 1 को इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे ही हम ए बार बी सी डी बार को अगर इंडिकेट करेंगे तो ये होगा 0 1 1 0, जिसे 6 कह सकते हो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से ए बी बार सी बार डी को कह सकते हैं 1 0 0 1, जो कि 9 के इक्विवेलेंट होता है, तो 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और फिर लास्ट में ए बी सी बार डी बार, जिसे हम 1 1 0 0 कह सकते हैं, तो वो 12 के इक्विवेलेंट है, तो वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अब हमें इनको कंबाइन करना है। अब अगर आप देखोगे तो ये चारों वन थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं, तो कंबाइन करना आसान नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये वाला वन इस वाले वन के साथ कंबाइन हो सकता है, और इन दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि ये बी बार सी बार डी है। कैसे लिखते हैं? अब ये दोनों को हम ग्रुप कर रहे हैं तो देखेंगे इसमें ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में ए तो एक में 0 है, एक में 1 है, तो उसका मतलब ए की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन बी की वैल्यू फिक्स है। बी की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम फिक्स वेरिएबल को रख लेंगे। जो वेरिएबल वैल्यू फिक्स रखता है उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो ये बी बार हो गया। उसके साथ साथ देखिए ये दोनों एक ही रो में है, तो सी और डी की वैल्यू भी फिक्स है। तो सी 0 है, डी 1 है, तो इसलिए लिखेंगे बी बार सी बार डी। ऊपर वाला जो कॉलम है उसको तो हम सेम रखेंगे क्योंकि वो तो ग्रुप हुए नहीं है। तो एक रहेगा इसमें ए बी सी बार डी बार, और नीचे वाला रहेगा ए बी सी डी बार। तो इस तरीके से हम इनको जो चार टर्म्स थे वो हमारे केवल 3 टर्म्स में रिड्यूस हो जाएंगे, और ये हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी। एक तो तरीका ये था कि हम इसको के मैप से सॉल्व करें, जैसा कि हमने अभी किया। दूसरा मेथड है कि हम इसको अलग तरीके से सिंप्लीफाई करें, बुलियन एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले या फिर जो कंसेप्ट है उनको यूज करके। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंबाइन करूं, मैंने क्या किया, ए बार बी सी डी बार को अलग ले लिया, ये ए बार बी बार सी बार डी और ए बी बार सी बार डी को अलग रख लिया। तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इसमें बी बार सी बार डी कॉमन है, तो आपको मिलेगा ए बार प्लस ए, और ए बार प्लस ए जो है वो 1 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स कंबाइन होके केवल बी बार सी बार डी बच जाएंगे, और आपकी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स की जो बेसिक इक्वेशंस हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, ये पता होनी चाहिए, तभी आप इनको मैच कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनको आप सॉल्व करोगे तो उनके बाद जो आंसर आएगा वो किस एक्सप्रेशन को, किस फिगर को इंडिकेट करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप पहली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पहली इक्वेशन है dy by dx is equals to y by x। तो आप इसको वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हो, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dy upon y is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x प्लस c। अब क्योंकि 1 upon y का इंटीग्रेशन ln x होता है या फिर ln y होता है, तो ये हो जाएगा ln y equals to ln x। c को हम ln c भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है। दो टर्म्स को अगर हम ऐड कर रहे होते हैं तो लॉगरिथमिक में, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ln x प्लस ln c को हम ln cx कह सकते हैं,
तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हम ln अगर एंटी लॉग ले लेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू cx। y इक्वल्स टू cx एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सेकंड से मैच करेगा, a विल मैच टू 2, मतलब क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमारी स्ट्रेट लाइन है। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस है। dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। हम लेजर पॉइंटर ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ओके, अब यहाँ पे अगर फिर से आप वेरिएबल सेपरेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा dy by y इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x प्लस c। फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ln y इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c। इस बार क्योंकि माइनस ln x है तो वो y के पास आ जाएगा और ये xy बन जाएगा, तो एक्सप्रेशन होगी हमारे पास y इंटू एक्स इक्वल टू सी। और y इंटू एक्स इक्वल टू सी जो एक्सप्रेशन है ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को इंडिकेट करती है, तो बेसिकली जो ऑप्शन बी है वो एक हाइपरबोला की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन बी को हमें 3 से मैच करना होगा। सी वाला स्टेटमेंट देखिए, सी डिफरेंशियल इक्वेशन कहती है dy by dx इक्वल्स टू x अपॉन y। x अपॉन y है तो फिर से आपको वेरिएबल सेपरेशन करने हैं, तो हम लिखेंगे y dy इज इक्वल्स टू x dx प्लस c। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। वो 2 वाला टर्म हम लोगों ने c के साथ ही मर्ज कर दिया है, तो इसको कहेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस c। अगर आप x स्क्वायर को इधर ले आओगे या फिर y स्क्वायर को इधर ले आओगे तो हम इसे कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू c। वो एक्चुअल में माइनस c होगा, लेकिन कांस्टेंट है तो कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू c, ये भी एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो ऑप्शन सी भी हमारा हाइपरबोला से मैच करेगा। बेसिकली हाइपरबोला की दो तरीके की इक्वेशन होती हैं, एक x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और दूसरी होती है x इंटू वाई इक्वल्स टू c स्क्वायर। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं और इसको हम नॉर्मल हाइपरबोला बोलते हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है, फिर से अगर हम इस वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c, और ये एक सर्कल की इक्वेशन है, तो ऑप्शन डी हमारा 1 से मैच करेगा। तो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें a विल मैच टू 2, b 3 से मैच करेगा, c 3 से मैच करेगा और d 1 से। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो गौर करने की है वो ये है कि हमें एक्सप्रेशंस को देख के पता होना चाहिए कि वो है क्या, वो स्ट्रेट लाइन है, वो हाइपरबोला है, वो सर्कल है, वो एलिप्स है, वो क्या है। तो इस सब को समझने के लिए हम आगे की स्लाइड्स में पहले इनके बेसिक्स समझ लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन को हम लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें m होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। जैसे ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और ये मेरी वही लाइन जा रही है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये जहां पे y एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं इसका y इंटरसेप्ट, जिसको आप कह सकते हैं 0, c, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 होगी, y की वैल्यू c होगी। और स्लोप होता है कि ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, तो ये जो एंगल है थीटा, तो इसका स्लोप हम जो m से इंडिकेट कर रहे हैं वो हो जाएगा tan थीटा के बराबर। तो ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब सर्कल की इक्वेशन की बात करते हैं, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जिसमें x और y जो है वो x वेरिएबल और y वेरिएबल को इंडिकेट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे x के साथ में कोई टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका जो ओरिजिन, जो सेंटर है, वो ओरिजिन पे हो जाएगा। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका मतलब सेंटर हमारा ओरिजिन से शिफ्ट होके एक a, b पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसको आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसमें देखिए ए और बी बराबर हो गए तो ये एक्सप्रेशन सेम हो जाएगी पहले जैसी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मतलब अगर ए और बी बराबर है तो वो इलिप्स हमारा सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ए और बी बराबर नहीं है तो फिर वो इलिप्स होता है। अगर a बड़ा है तो ये जो मेजर एक्सिस है इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, और इस वाली एक्सिस को हम माइनर एक्सिस बोलेंगे। यहाँ पे ये कट करेगा a, 0 पे, यहाँ पे ये कट करेगा माइनस a, 0 पे, यहाँ पे ये 0, b पॉइंट होगा और ये 0, माइनस b पॉइंट होगा। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो पहला फोकस को हम f1 लिख सकते हैं, तो f1 का कोऑर्डिनेट होता है ae, 0 और f2 का कोऑर्डिनेट होता है माइनस ae, 0। इसमें जो e है उसे हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं,
और इलिप्स के केस में जो एसेंट्रिसिटी है वो 1 से कम होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जो b है और a है आपको पता होंगे एक्सप्रेशन को यूज करके, तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो यहाँ से हम e कैलकुलेट कर सकते हैं। e अगर हमारा 1 से कम आता है तो हम कहेंगे कि ये एक इलिप्स की फॉर्म है। अगर हम फोकस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। तो ये इसका लेटस रेक्टम होता है। मैंने इसमें लिखा नहीं है, वैसे लेटस रेक्टम की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो वो 2b स्क्वायर अपॉन a होती है। ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो 2b स्क्वायर अपॉन a होगी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन होती है, इलिप्स में देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था और हाइपरबोला में यहाँ पे माइनस का साइन होता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को हम हाइपरबोला कहते हैं। इसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है। इसके भी दो फोकस होंगे, AE, 0 माइनस AE, 0, लेकिन इस केस में जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 से बड़ा होता है। तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 आता है यहाँ पे। इलिप्स के केस में 1 माइनस ई स्क्वायर आता था। ओके, ये तो था हाइपरबोला। अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म होती है x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो वो जो प्रीवियस हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। देख सकते हैं आप, ये एक्स एक्सिस को सेंटर मान के इन्होंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। इसके आप ऊपर देखो या नीचे देखो सेम फॉर्म है। लेकिन जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये y इक्वल्स टू x जो लाइन जा रही है उसके सिमेट्रिकल होता है, इस तरीके से होता है। और ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दिखता है। नेक्स्ट है हमारा पैराबोला। पैराबोला दो तरीके की फॉर्म आपको दिख सकती है, एक होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और एक होती है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax फॉर्म है वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होती है और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by y एक्सिस के सिमेट्रिक होती है। इसका जो फोकस है होता है वो a, 0 और इस फॉर्म का फोकस हो जाएगा 0, 1। यहाँ पे फोकस आएगा, इसमें यहाँ पे फोकस आएगा। ये लेटेस्ट रेक्टम है इसका, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम है। इस केस में जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 होती है। तो बेसिकली इसेंट्रिसिटी से भी आपसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो वो पैराबोला को इंडिकेट करता है। इसेंट्रिसिटी अगर 1 से ज्यादा है तो वो हाइपरबोला को इंडिकेट करता है। अगर वो 1 से कम है तो वो इलिप्स को इंडिकेट करता है। और अगर वो 0 है, इसेंट्रिसिटी अगर 0 है तो वो सर्कल को इंडिकेट करेगा। ओके, वो 0 आप यहां से भी देख सकते हैं। सर्कल के केस में ए और बी बराबर हो जाते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारी ई जो है वो 1 आ जाएगी। यहाँ से सॉरी 1 नहीं आएगी, वो 0 आ जाएगी, तभी वो 1 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे बेसिक जो फॉर्म में डिस्कस करने वाला था ये थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस लैपलास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। ये आपको एक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म दे रखा है, मतलब एक फंक्शन है जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको दे रखा है 3s प्लस 1 अपॉन एस क्यू प्लस 4s स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू एस। और आपसे पूछा गया है कि इस फंक्शन की वैल्यू एट टाइम t टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 है तो k की वैल्यू क्या होगी। मतलब इस फंक्शन की अगर हम लिमिट t की वैल्यू इंफिनिटी देखते हैं इनफिनिट टाइम पे वो 1 है, तो ये जो कांस्टेंट k आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या है। तो हम लोगों ने जब लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो हम s टेंडिंग टू 0 s इंटू एफ एस। लैपलास ट्रांसफॉर्म में s से मल्टीप्लाई करके s की वैल्यू अगर 0 की तरफ लेके जाएं तो वो हमारी फाइनल वैल्यू दे देता है। तो हम पूरी एक्सप्रेशन में s से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में s कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा। इधर वाली साइड तो हमारी 1 है, ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में। तो 1 इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 3s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस k माइनस 3। s जब आप 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 3। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि फाइनल वैल्यू थ्योरम ये होती है। एक इनिशियल वैल्यू थ्योरम भी होती है, वहां पे हम t को 0 रखते हैं तो यहाँ पे जो लिमिट है वो इनफिनिट हो जाती है। बाकी पूरी थ्योरम सेम है, बस अगर t इनफिनिट है तो s 0 होगा और अगर t 0 है तो s इनफिनिट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ये एक सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको y एट टाइम t इक्वल्स टू 0 दे रखा है, उसका डेरिवेटिव एट टाइम t इक्वल्स टू 0 दे रखा है। पूछा है कि एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी फर्स्ट डेरिवेटिव की एट टाइम 0 वो क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी डिस्कस किए हैं। हम क्या करेंगे, ये पूरी एक्सप्रेशन हमें दे रखी है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल्स टू डेल्टा t।
तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। y डबल डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। उसी तरीके से y डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s वाई एस माइनस वाई जीरो। y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई एस होता है, डेल्टा t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। इसमें से हम वाई एस वाले टर्म्स को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इंटू वाई एस। इसमें y जीरो हमें -2 दे रखा है तो हम लिख देंगे इसको -2, तो ये 2s हो जाएगा। इसमें -2 रखेंगे, सॉरी इसमें -2 रखेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। y डैश 0 0 दे रखा है, ये हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके ys लिख सकते हैं -2s अपॉन -2s -3 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, क्योंकि नीचे s प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहां से हम इसको कह सकते हैं, अब इनको वैल्यूज निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे -2s -3 इज इक्वल टू a टाइम्स s प्लस 1 प्लस b। अगर मैं s की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा मेरा, तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू -1 तो ये +2, तो -1 आ जाएगा b। और मैं अगर वेरिएबल्स को कंपेयर कर लूं तो एक s का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे s का कोफिशिएंट -2 है, तो a मेरा -2 हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ys की, इसको आप लिख सकते हैं -2 अपॉन s प्लस 1, क्योंकि a मेरा -2 है और b मेरा -1 है, तो -1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे अगर s प्लस 1 आ रहा है तो उसका मतलब e की पावर -t आपको लिखना पड़ेगा। -2 है तो वो -2 ही रहेगा उसका, लेकिन अगर 1 अपॉन s स्क्वायर होता है तो वो t होता है। तो इसका ओवरऑल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा yp इज इक्वल टू -2 प्लस t इंटू e टू दी पावर -t। तो ये हमारा yp आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया है कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा एट टाइम t इक्वल टू 0, तो हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें मिलेगा t प्लस 1 e टू दी पावर -t, और t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगा। इसमें से ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 1 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। सो इस तरीके से हम किसी भी सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कांसेप्ट अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, फिजिक्स बाय आईआईटीएन नाम से ही, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।